हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज की हमारी क्लास है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जीके जीएस का प्रैक्टिस शीट 10। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जाकर पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो देखते हैं ना। पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी। ऑप्शन दिए गए हैं अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान के बीच या मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। किसके बीच हुई थी? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। डिटेल देखेंगे कि तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। इस युद्ध में पृथ्वीराज विजयी रहे, लेकिन तराइन की जो दूसरी लड़ाई हुई थी 1192 ईस्वी में, तो इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय हुआ था और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। ऑप्शन दिए गए हैं अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर है फर्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और डिटेल देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को क्या समझता था? दूसरा सिकंदर, अर्थात सिकंदर शानी कहता था। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी प्रारंभ की थी तथा घरी एवं गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। इसी के साथ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी। ऑप्शन दिए गए हैं रघुनाथ राव, नारायण राव, माधव राव सेकंड या बाजीराव सेकंड। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाजीराव सेकंड। आगे देखेंगे कि एल्फिंस्टन ने बाजीराव द्वितीय से उसकी इच्छा न रहने पर भी 13 जून 1817 ईस्वी को पूना की संधि पर हस्ताक्षर करवाए। इस संधि से पेशवा को मराठा संघ की प्रधानता छोड़ देनी पड़ी। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन दिए गए हैं रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग, वारेन हेस्टिंग्स तथा कॉर्नवालिस। तो राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी। बंगाल का यह प्रथम गवर्नर था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था जो 1773 से लेकर 1785 तक था। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। भारत का प्रथम वायसराय पूछा जाए तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल कहे जाते हैं। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया था। तो राइट आंसर होगा कहां पर? 1882 में अड़यार में किया था, इसलिए सही जवाब है फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं और डिटेल देखते हैं इसके बारे में क्या दिया गया है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में एक रूसी महिला थी जिनका नाम क्या था? ब्लावत्स्की, और एक अमेरिकी सैनिक अफसर कर्नल अलकाट द्वारा किया गया था। उनके द्वारा 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडयार में सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तो ये सही है। हरिजन भी इन्हीं की है। आगे दिया है द होली फैमिली, यह नहीं है। और हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी से संबंधित है। तो राइट आंसर इसमें क्या है? द होली फैमिली। अच्छा, होली फैमिली पूछी जाए किसकी है तो होली फैमिली की रचना कार्ल मार्क्स और एंजल ने की थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि डंकन पास किसके मध्य स्थित है। ऑप्शन दिया गया है दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच है, या उत्तरी एवं दक्षिणी अंडमान के बीच है, उत्तरी एवं मध्य अंडमान के बीच है, या अंडमान एवं निकोबार के बीच है। तो राइट आंसर है फर्स्ट, डंकन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिणी
और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 662 डिग्री अक्षांश रेखा, या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है ऑप्शन डी में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, तो इसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इसका डिटेल भी देख लेते हैं। देखिए डिटेल में दिया गया है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत के यह कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। शॉर्टकट में इसको क्या पढ़ सकते हैं? गोराम, जाझा, पश्चिम त्रिमो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि हांगेनकाल झरना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं कृष्णा, पेरियार, वैगे या कावेरी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कावेरी। कावेरी नदी कहाँ पर? तमिलनाडु में, है ना। देखिए दिया गया है कि हांगेनकाल झरना तमिलनाडु के धर्मापुरी जिले में कावेरी नदी पर अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं तिलहन उत्पादन से, या दूध उत्पादन से, अनाज उत्पादन से, या अंडा उत्पादन से। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका डिटेल भी देखेंगे। चलिए डिटेल देख लेते हैं कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। यह योजना किस नाम से जानी जाती है? तो श्वेत क्रांति के नाम से जानी जाती है। ऑपरेशन फ्लड को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1970 में चौथी पंचवर्षीय योजना के समय शुरू किया गया था। यह 3 चरणों में 1970 से 1981, 1981 से 1985 तथा 1985 से 1994 के मध्य चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है अपना कि नाफेड किससे संबंधित है? पशुपालन से, कृषि विपणन से, ईंधन की बचत से, या जनजातियों के विकास से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषि विपणन से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कृषि विपणन से संबंधित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना मार्च 1990 में समाप्त हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? देखिए क्वेश्चन किस तरह घुमा के पूछे क्या है, केवल बताना है 8वीं पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई, है ना। तो ऑप्शन दिए गए हैं अप्रैल 1990 में, सितंबर 1991 में, या जनवरी 1991 में, अप्रैल 1992। तो राइट आंसर है 8वीं पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अप्रैल 1992 में, है ना। डिटेल है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 31 मार्च 1990 को समाप्त हुई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना के समापन से 2 वर्ष के अंतराल के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से प्रारंभ हुई थी, जिसकी अवधि 31 मार्च 1997 तक रही। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक समता पाई जाती है किसमें? विशेषाधिकारों के अभाव में। बी ऑप्शन में दिया गया है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में, या धन के समान वितरण में, व्यक्ति की तर्क संगतता बौद्धिकता में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजनीतिक क्षमता पाई जाती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में सम्मिश्र संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? भारत क्या है? एक राज्य संघ है, या अर्ध संघीय है, या राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ है, अंशतः एकात्मक तथा अंशतः संघीय है। तो इसका राइट आंसर क्या है? भारत राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। किसमें कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है, पूछा गया है। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है कि अनुच्छेद 14 क्या दिया गया है? विधि के अनुसार समानता। बी ऑप्शन में दिया गया अनुच्छेद 16 समान अवसर के बारे में। अनुच्छेद से ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन, या डी में दिया गया है अनुच्छेद 18 में सैनिक उपाधियों की अनुमति। तो क्या बताया गया है? नहीं बताना है। तो राइट आंसर होगा
ऑप्शन सी 17 है ना, 17 उपाधियों के समापन के बारे में नहीं बल्कि अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी। देखिए डिटेल में दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है, ना कि उपाधियों का समापन। अच्छा, अनुच्छेद 18 में उपाधियों के समापन का प्रावधान है, परंतु विशेष परिस्थितियों में राज्य को सैन्य या शैक्षिक विशिष्टता में उपाधि देने का भी प्रावधान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? समदाबिक कहलाते हैं, आइसोबार्स या समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं या समस्थानिक कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? यकृत की क्षमता को, शरीर की पाचन क्रिया को, किडनी की कार्यशीलता को या रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को यह प्रभावित करती है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, ऑप्शन दिए गए हैं लैक्टोज दूध का खट्टापन, लैक्टोबैसिलस दूध का सही दही में परिवर्तन, रेनिन दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम या कैसीन दूध का सफेद रंग। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही ऑप्शन है फर्स्ट, लैक्टोज दूध का खट्टापन नहीं, लैक्टोज क्या है? दूध का मीठापन होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। देखिए 2 फरवरी को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ना। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ पूछा जाए कि 13 फरवरी को अभी हमने देखा राष्ट्रीय महिला दिवस तथा विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। चलिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो यह कहाँ पर है? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए खजुराहो के संस्थापक चंदेल वंश के शासक चंद्रवर्मन थे। खजुराहो स्मारक भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रोवर्स कप किस खेल में विजेता टीम को दिया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फुटबॉल में दिया जाता है। अच्छा, फुटबॉल की अन्य भी हैं जो देख लेते हैं, जैसे रोवर्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है ना। इसके साथ फीफा वर्ल्ड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, किससे है संबंधित? फुटबॉल से संबंधित है। इसके साथ देखिए एक पूछा जाता है इंडियन सुपर लीग किससे संबंधित है? फुटबॉल से। डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग को पूरा डिटेल भी देखना है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं आगरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बरेली। इसके साथ हम अन्य भी देख लेते हैं ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए पूछा जाए कि केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा में है। अच्छा, लखनऊ में स्थित प्रमुख संस्थान भी देख लेते हैं जो इसमें किसमें क्वेश्चन में आप लोगों के बनते हैं। देखिए लखनऊ में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में बीरबल साहनी
वनस्पति शास्त्र अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस कहाँ पर है, लखनऊ में स्थित हैं। अच्छा, इसी के साथ अगर पूछ लिया जाए कि कानपुर में स्थित प्रमुख संस्थान कौन से हैं, तो कानपुर में स्थित प्रमुख संस्थान है जैसे जेके कैंसर संस्थान कहाँ पर स्थित है, कानपुर में। केंद्रीय वस्त्र संस्थान कहाँ पर स्थित है, कानपुर में। ये हम लोगों के टेट में देखो भी पूछा गया था, है ना, कि भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूटा संस्थान कहाँ पर स्थित है, कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कानपुर में। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, कानपुर में स्थित है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए, उत्तर प्रदेश में क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा की कितनी सीटें हैं। ऑप्शन में दिया गया है 31, 80। हाँ, तो यही इसका सही जवाब है। सही जवाब क्या होगा, फर्स्ट। कितनी है, राज्यसभा और लोकसभा में 31 और 80 सीटें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इथियोपिया की मुद्रा क्या है। ऑप्शन में दिए गए हैं रूबल है, टका है, शिलिंग है या बिर है। तो इथियोपिया की पूछी गई है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिर है। इनको भी देख लेते हैं, देख लीजिए, है ना, देख क्या लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है। जहां पर नहीं है तो उसको टिक मार लिया करिए, है ना। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है बांग्लादेश, नेपाल, इजराइल, म्यांमार। तो कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इजराइल। करेंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन है, देखिए। पहला क्वेश्चन है कि नोमैडिक एलिफेंट 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। तो कौन सा है, नोमैडिक एलिफेंट 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो यह किया गया है मंगोलिया के साथ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत और मंगोलिया के बीच। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा उबिनास ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं मैक्सिको, कनाडा, इंडोनेशिया, पेरू। तो इसका सही जवाब होगा पेरू, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किसे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी को। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 16 आना बबलू किस भारतीय फुटबॉलर की आत्मकथा है। ऑप्शन दिए गए हैं सुब्रत भट्टाचार्य, सुनील छेत्री, सागर सुबोत्रो और गुरप्रीत सिंह संधू। तो राइट आंसर है सुब्रत भट्टाचार्य, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। इसको हमने एक बार देख लिया है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा में। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे या न लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, है ना। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।